कि सी लैंग्वेज क्या होती है और नीड ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी क्या होती है। तो सी लैंग्वेज पे जाने से पहले हम जानते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सॉफ्टवेयर बनाने के काम आती है। आप कंप्यूटर में कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, अभी फिलहाल जैसे मैं ये वर्डपैड यूज कर रहा हूं, तो ये भी किसी न किसी सॉफ्टवेयर किसी न किसी लैंग्वेज से बना है। तो सबसे पहले सी लैंग्वेज क्यों सीखते हैं? क्योंकि सर सी लैंग्वेज जो है वो सबसे स्टार्टिंग की प्राइमरी लैंग्वेज है, सबसे बेसिक लैंग्वेज है, सबसे लो लेवल की लैंग्वेज है। पहले हम इसे सीखेंगे, उसके बाद हम हायर लेवल की लैंग्वेजेस भी सीखते जाएंगे। तो सबसे पहले नीड ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, भाई सबसे पहले हमको जरूरत ही कहां पड़ी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की। तो कंप्यूटर की अर्ली डेज में जैसे कंप्यूटर में जो भी एंट्रीज होती थी वो हार्डवेयर लेवल पे होती थी। तो या तो कोई पंच कार्ड होता था या हार्डवेयर पे 1010 बाइनरी लैंग्वेजेस में इनपुट दिया जाता था। फिर क्या हुआ कि जैसे जैसे कंप्यूटर का काम बढ़ा, हमने और तरक्की की, तो हमें महसूस होने लगी ऐसी चीज की जिससे कि हम इजीली कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सके, कंप्यूटर को ऑर्डर दे सके और कंप्यूटर से काम करवा सके। तो उसके लिए अलग अलग लैंग्वेज बने। अब ट्रांसलेटर क्या होता है? ट्रांसलेटर क्या होता है? हम जो भी प्रोग्राम सी में टाइप करते हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में होता है, क्योंकि हम टाइप क्या करते हैं प्रोग्रामिंग में, हम कुछ इस तरह की टाइपिंग डालते हैं, प्रिंट एफ, फिर ब्रैकेट्स लगाते हैं, फिर डबल कोट में कुछ लिखते हैं हेलो, सेमीकोलन डालते हैं। तो इस तरह के हम कोडिंग डालते हैं। पर क्या ये कोडिंग कंप्यूटर समझ सकता है? नहीं सर, कंप्यूटर इस चीज को नहीं समझ सकता, क्योंकि कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। तो जो भी कोड हम यहाँ पर टाइप कर रहे हैं उस कोड को कंप्यूटर को समझने के लिए ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है। तो हमारे केस में सी लैंग्वेज के लिए वो ट्रांसलेटर क्या है? हमारे केस में वो ट्रांसलेटर है कंपाइलर। तो जो भी काम हम करेंगे सबसे पहले उसे कंपाइल करेंगे और उस कोड को हम बेसिक लेवल पर, बाइनरी लेवल पर उसको ट्रांसलेट करेंगे और वो कंपाइल्ड कोड कंप्यूटर आराम से समझ लेगा और हमने जो भी ऑर्डर दिया वो काम भी पूरे करेगा। अब एक प्रोग्राम क्या होता है और उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? तो सबसे पहले प्रोग्राम होता क्या है इस बात को जानते हैं। प्रोग्राम वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, वो मे बी कितने भी स्टेप्स हो सकते हैं, मे बी बहुत सारे स्टेप हो सकते हैं, मे बी बहुत सारे कोड हो सकता है, मे बी थोड़ा कोड हो सकता है, पर उस पूरा कोड मिलके एक प्रोग्राम बनता है। और वो प्रोग्राम क्यों बनाते हैं? हम एक एम को कंप्लीट करने के लिए, एक रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए। मे भी हो सकता है हमारी रिक्वायरमेंट केवल 2 नंबर्स को ऐड करने की हो, मे भी हो सकता है हमारी रिक्वायरमेंट रॉकेट साइंस की हो सकता है यहाँ से मून पर अगर कोई प्रोब भेजना है तो उसके लिए बहुत सारा प्रोजेक्टाइल्स है, यहाँ से मून से भेजने के लिए क्या क्या हमें वेलोसिटीज चाहिए कि उनका प्रोग्राम हो। प्रोग्राम कुछ भी हो सकता है, पर उसके लिए बेसिक्स कोड होंगे, तो वो कोड मिलके एक प्रोग्राम बनता है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोग्राम की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है? तो लगभग हम सब जानते हैं, फिर भी एक बार रिपीटिशन इज मस्ट। पहला क्या है कि फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। जो भी प्रोग्राम बनना चाहिए उसका फाइनाइट नंबर होना चाहिए। फाइनाइट नंबर इन द सेंस ऐसा कोई प्रोग्राम ना बने जो इनफाइनाइट टाइम तक चलता ही रहे, है ना। ऐसा प्रोग्राम हम नहीं बनाना चाहते जो कि हमेशा ही चलता रहे। तो हमारा प्रोग्राम में चलता रहेगा तो हमारा आउटपुट कब आएगा? फिर प्रिसाइजली डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस ऐसे हो जिसको कंप्यूटर एकदम हाथों हाथ और प्रिसाइजली समझ सके। कंप्यूटर ह्यूमन नहीं है जो हमारी भावनाओं को समझने का, फीलिंग्स नहीं समझने का, ये तो फीलिंग्स नहीं समझता है ये, तो इसको प्रिसाइजली डिफाइंड इंस्ट्रक्शन चाहिए, क्या करना है, कितना करना है। उसके बाद में ऑल इंस्ट्रक्शंस मस्ट बी कैरिड आउट एग्जैक्टली, मतलब ऐसा ना हो कि हमने बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिए हैं और कुछ इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर ने पढ़े ही ना हो, या हमने उसे बताया ही नहीं कि इसको पढ़ना है। कंप्यूटर वही इंस्ट्रक्शन पढ़ता है जो हम उसे बताते हैं पढ़ने के लिए। तो सारे इंस्ट्रक्शन हमने जो बनाए वो कंप्यूटर पढ़े, इस बात को भी हमें इंश्योर करना पड़ेगा। 0 और मोर इनपुट हो सकता है, कंप्यूटर यूजर से इनपुट ले, हो सकता है ना ले, पर 1 और मोर आउटपुट पर एक आउटपुट आना बेहद जरूरी है। 100% क्यों आना जरूरी है? क्योंकि आउटपुट के लिए ही हम ये प्रोग्राम बना रहे हैं। अगर आउटपुट ही नहीं आ रहा है तो हमारा प्रोग्राम बनाने का कोई मतलब नहीं है। उसके बाद में है स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर जानने से पहले मैं आपको कुछ और बता देना चाहता हूं कि सी प्रोग्राम दिखता कैसा है। पहले हम प्रैक्टिकली देखते हैं, उसके बाद में हम इस थ्योरी को भी पूरा समझेंगे। तो प्रैक्टिकली सी प्रोग्राम को अगर आपको कंप्यूटर पे करना है या आपको प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए आप या तो सी को इंस्टॉल कर सकते हो, डीसीसी को, या टर्बो सी प्लस प्लस को, या आपको इंस्टॉलेशन नहीं चाहिए, कोई इश्यू नहीं, आप नेट चालू करें अपने कंप्यूटर में,
अपने पीसी में, या आपको इतना सब टाइप फोन में भी अगर आप कर सकते हो तो वेल एंड गुड है, फोन में भी करें। पर फोन में टाइप करना बहुत टिपिकल काम हो जाता है क्योंकि बहुत सारे सिंबल्स इंक्लूडेड होते हैं। तो आप नेट, अगर आपके पास इंटरनेट है तो आप लैपटॉप में या किसी पीसी पे, पुराना पीसी भी चलेगा, कोई इशू नहीं है, पुराना नहीं बहुत पुराना पीसी भी चलेगा। आपके पास तो एक पीसी जैसी कोई चीज़ होनी चाहिए जो थोड़ी बहुत कंपटीशन कर सके। प्रैक्टिस के लिए बहुत लाइट पीसी, बहुत पुराना पीसी भी चलेगा। आपके पास अगर नेट है और आप कंपाइलर उसमें नेट जोड़ सकते हो उस कंप्यूटर में, तो वेल एंड गुड। आपको गूगल पे सर्च करना है सी कंपाइलर, और जो भी पहला, दूसरा, तीसरा लिंक जो भी कंपाइलर आते हैं ऑनलाइन वो सब फ्री होते हैं आजकल, तो उसमें जाना है और आपको सी कंपाइलर को ऑन कर लेना है। तो एक बेसिक प्रोग्राम तो बना हुआ ही आता है, और उसके बाद आप जो भी प्रैक्टिस करना चाहते हो प्रैक्टिस भी कर सकते हो। फॉर फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हम समझते हैं कि सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है इतना तो आपको याद ही कर लेना है। सबसे पहले हैश इंक्लूड, और एक फाइल का नाम लिखा होता है stdio.h। ये फाइल क्या होती है, इसका क्या मतलब निकलता है, बहुत सारे मतलब निकलते हैं, हम जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे जानेंगे। फिलहाल के लिए आप इतना समझे कि ये stdio.h नाम की एक फाइल है जो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को परफॉर्म करती है। इनपुट आउटपुट मतलब प्रिंट एफ को, या मतलब यहाँ से जो हम प्रिंट करवा रहे हैं वो ये इस साइड के आउटपुट में, जो इस साइड में इनपुट जाता है वो इस साइड के आउटपुट में दिखता है, लिखा है ना यहाँ पर आउटपुट। आउटपुट क्या है, तो ये इस विंडो में इसका आउटपुट दिखता है, इस विंडो में हम सारी कोडिंग करते हैं इसमें ऑनलाइन में। ऑफलाइन में अगर आपने इंस्टॉल कर रखा है तो पूरे एडिटर विंडो ही खुल जाएगी और आउटपुट भी आपको अलग ही दिखने लग जाएगा। तो जो भी इनपुट आउटपुट के लिए जो प्रिंटएफ है वो भी एक फंक्शन है। फंक्शंस क्या होते हैं ये भी हम पढ़ेंगे। अभी आप इतना समझ लीजिए कि प्रिंटएफ नाम का एक फंक्शन है जिसके डबल कोट के अंदर, इन दो कोट्स के अंदर, इसके और इसके अंदर जो भी हम लिखते हैं वो वैल्यू इस साइड में प्रिंट होती है। तो अगर मैं इसको रन करके देखता हूं तभी क्या हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है। मे भी अगर मैं कुछ और प्रिंट टाइप करके देखता हूं, रैंडम वैल्यूज, रैंडम जिब्रिश टाइप करके देखता हूं तो वो भी प्रिंट हो रही है। इसका मतलब क्या है कि प्रिंटएफ के डबल कोट के अंदर हम जो भी लिखते हैं वो वैसा का वैसा इस साइड में आउटपुट में प्रिंट हो जाता है। तो प्रिंटएफ भी क्या एक आउटपुट फंक्शन है। तो इस फंक्शन को सी में यूज लेने के लिए हम stdio.h नाम की फाइल को ऊपर से इंक्लूड करते हैं। ये प्री डिफाइंड फंक्शंस है, इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। उसके बाद में है इंट मेन और ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। मेन फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जिससे हमारे प्रोग्राम की शुरुआत होती है। तो कोई भी सी का प्रोग्राम ऐसा नहीं होगा जिसमें मेन फंक्शन नहीं होगा, और जनरली होना भी चाहिए। अगर मेन फंक्शन है उससे कंप्यूटर समझता है, उससे हमारा कंपाइलर समझता है कि सर ये जो प्रोग्राम है इसको कहाँ से शुरू करना है, मेन फंक्शन से शुरू करना है। तो मेन फंक्शन की बॉडी कैसी होती है, एक आगे रिटर्न टाइप लगता है जैसे इंटीजर, वॉइड, डबल, फ्लोट क्या होता है ये भी हम आगे पढ़ेंगे। मेन इसका नाम है और ब्रैकेट ओपन क्लोज होते हैं। उसके बाद में ये कर्ली ब्रेसेस 1 और 2, ये है ओपन ब्रेसेस और ये है क्लोजिंग ब्रेसेस। ये बॉडी को दर्शाते हैं कि सर जो भी ऊपर फंक्शन है उसकी बॉडी कितनी है। तो सर इस मेन की बॉडी कितनी है, यहां से शुरू है और यहां तक खत्म है। इसके अंदर जो भी चीज है वो किसमें, वो मेन का ही पार्ट है, वो मेन फंक्शन के इंक्लूडेड पार्ट है। तो अगर इसमें कुछ और है तो इस मेन की बॉडी कितनी, इतनी बड़ी हो चुकी है। अब जनरली ये क्या हम चाहते हैं, मेन को जितना भी काम होगा सी में हम वो मेन में ही करते हैं। इसके अलावा भी और यूजर डिफाइंड फंक्शंस भी होते हैं, वो भी पढ़ेंगे हम। पर फिलहाल के लिए, शुरुआत के लिए हम मेन फंक्शन में ही सारे काम करने वाले हैं।